हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं सन्मय प्रकाश और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल सरकारी जॉब न्यूज़। इस करंट अफेयर्स वीडियो में टॉप 10 इन्फॉर्मेशन है आपके एग्जामिनेशन के लिए। डेली का करंट अफेयर्स है और सबसे महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, सेना को मिलेगा खुद का सैटेलाइट। इसके बारे में जानेंगे और भी कई मुद्दे हैं, सब पर चर्चा करेंगे दोस्तों। और जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है ज़रूर कर लेना, बेल आइकन दबाना मत भूलना। डेली सुबह 7 बजे ये वीडियो लाते हैं हम लोग। तो पहला क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है। उससे पहले आपको बता दूं कि डिफेंस मिनिस्ट्री ने आर्मी और नेवी के लिए 37,500 करोड़ रुपए के डिफेंस प्रोक्योरमेंट का एग्रीमेंट साइन किया, रक्षा खरीद का। तो उससे रिलेटेड कई क्वेश्चन हैं और उसमें सबसे महत्वपूर्ण ये पहला वाला क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन होगा, रक्षा मंत्रालय ने इंडियन आर्मी के लिए उसका पहला सैटेलाइट डेवलप करने के लिए किस कंपनी के साथ एग्रीमेंट साइन किया है? आंसर होगा इसका न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड। क्या है? NSIL। न्यूज़ आप देख रहे हैं। और कितने रकम किया ये एग्रीमेंट है? 2,963 करोड़ रुपए। कितना है? 2,963 करोड़ रुपए, लगभग 3,000 करोड़ रुपए हम कह सकते हैं। ठीक है, तो डिफेंस मिनिस्ट्री ने ये साइन किया है। और सवाल होगा कि इंडियन आर्मी को ये सैटेलाइट कब तक मिलने की उम्मीद है, सैटेलाइट की सुविधा? तो ये 2026 तक मिल जाएगा, 2026 तक। NSIL के बारे में आप जानते होंगे, इसरो का ये कमर्शियल आर्म है, यानी वाणिज्यिक हिस्सा है, न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड। और इसरो का जो भी कमर्शियल काम होता है ना, वो इसी के जरिए होता है, NSIL के जरिए होता है। अगर किसी भी देश का, आपने सुना होगा कि अभी OneWeb का 36 सैटेलाइट को लॉन्च किया गया, तो वो भी जो डील साइन किया था वो NSIL ने किया था और वो उसने काम सौंपा इसरो को, और इसरो ने लॉन्च कर दिया था। तो अभी ये NSIL को जिम्मेदारी दी गई है, उसके साथ एग्रीमेंट साइन हुआ है। तो यह सवाल उठता है कि क्या अपने डिफेंस फोर्सेस के पास किसी के पास भी अपना सैटेलाइट नहीं है क्या? नहीं, ऐसा नहीं है। एयरफोर्स और नेवी के पास सैटेलाइट है, लेकिन इंडियन आर्मी के पास अपना कोई सैटेलाइट नहीं था। और इंडियन आर्मी को अगर ज़रूरत पड़ती थी तो वो एयरफोर्स का जो GSAT-7A सैटेलाइट है उस पर निर्भर हुआ करता था। लेकिन अब इंडियन आर्मी को अपना सैटेलाइट मिलने जा रहा है। सवाल है कि इस सैटेलाइट की ज़रूरत क्यों पड़ी इंडियन आर्मी को? दरअसल आपको पता है कि रूस और यूक्रेन के बीच में युद्ध चल रहा है, और ये युद्ध जो है ना कई तरीके के हो रहा है। एक तो देखने को मिल रहा है कि मिसाइल जा रहा है, वहाँ अटैक हो रहा है, लेकिन साइबर और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वॉर भी हो रहा है वहाँ पर। और इसका डिटेल रिसर्च इंडियन आर्मी ने किया है। और आर्मी के लिए यहाँ जो यूक्रेन है आप देख रहे हैं यहाँ पर, तो ये जो युद्ध चल रहा है इस दौरान सैटेलाइट की बड़ी भूमिका है। हो क्या रहा है? रूस ने क्या किया, इसके सारे कम्युनिकेशन सिस्टम को ध्वस्त कर दिया यूक्रेन के। और अब अगर युद्ध करना है तो इन्फॉर्मेशन जानी चाहिए ना, कम्युनिकेशन तो रहना चाहिए। और ये कम्युनिकेशन ये इस्टेब्लिश हुआ है सैटेलाइट के जरिए। जो भी इस वक्त यूक्रेन लड़ रहा है रूस से, अपने आप को बचा रहा है, कोशिश कर रहा है, तो सारे सैटेलाइट के जरिए ही कम्युनिकेशन हो रहा है। चाहे वो उसके फोर्सेस हों, चाहे वो ड्रोन हो या कोई भी चीज़ हो, इंटरनेट के लिए भी सैटेलाइट का ही इस्तेमाल हो रहा है, क्योंकि बाकी सारी चीज़ें तो इन्होंने रूस ने कट कर दिया। तो इन सब चीज़ों को, चूँकि युद्ध की जो स्थिति है वो बदल रही है, तरीका बदल रहा है, तो ऐसे में ज़रूरत पड़ी है कि सैटेलाइट से ही पूरा युद्ध का काम किया जा सके। ठीक है, महत्वपूर्ण बात ये। तो अब इंडियन आर्मी जो है वो नेटवर्क केंद्रित युद्ध क्षमताओं को मजबूत करना चाहती है, और ये एडवांस कम्युनिकेशन सैटेलाइट है, ये जो बनने जा रहा है वो। ओके, और इसको कौन डेवलप करेगा? इसरो डेवलप करेगा। लेकिन इसरो को सीधे काम नहीं मिला है, NSIL को काम मिला है, और NSIL इसरो से कहेगा कि आप बना दो। और ये जो सैटेलाइट है वो कितने टन का होगा? 5 टन का होगा। और जियो स्टेशनरी सैटेलाइट होगा ये, और अपने तरह का इंडियन आर्मी का पहला है। तो यहाँ पर फोटोग्राफ देख रहे हैं कि सैटेलाइट के जरिए कितने सारी चीज़ों को कंट्रोल किया जा रहा है। इधर ये हवाई जहाज़ है, यानी फाइटर प्लेन है, इधर टैंक है, ओके, इस तरफ तमाम रडार सिस्टम है, और जो जवान हैं वो सब। तो सारा कुछ आजकल सैटेलाइट पर निर्भर हो गया, और इसको कहते हैं एयर प्लेटफॉर्म का कम्युनिकेशन कंट्रोल, और वो सब सैटेलाइट के जरिए ही हो रहा है। तो ये सैटेलाइट जियो स्टेशनरी सैटेलाइट होगा और एडवांस सिक्योरिटी से लैस होगा ये, और इसी से ड्रोन हो गया,
एयर डिफेंस वेपन्स हो गए और तमाम जो भी महत्वपूर्ण प्लेटफॉर्म है वो सब चला करेंगे। तो एक बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ जो आपने जाना, इन्फॉर्मेशन, ठीक है। तो ये सब चीज़ें हैं, ये आपको ध्यान में रहनी चाहिए। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और अब जो मामला है वो जो 37,500 करोड़ रुपए का जो रक्षा खरीद का एग्रीमेंट साइन किया गया है डिफेंस मिनिस्ट्री और अलग अलग कंपनियों के द्वारा, ठीक है, दोनों के बीच में हुआ है। तो उन सब के बारे में एक एक करके जानते हैं, ठीक है। तो 7 एग्रीमेंट हैं टोटल अभी तक, पिछले 3-4 दिनों में ही हुए हैं, कुछ तो कल ही हुए और कुछ 1-2 दिन पहले हुए हैं, ठीक है। तो पहला तो ये है जो मैंने अभी पहला क्वेश्चन ही था जो मैंने आपको बताया था कि 2,963 करोड़ रुपए का आर्मी के लिए एडवांस कम्युनिकेशन सैटेलाइट डेवलपमेंट के लिए न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड के साथ एग्रीमेंट हुआ है, ठीक है। दूसरा क्या है, दूसरा है 2,400 करोड़ रुपए का एग्रीमेंट हुआ है और ये आर्मी के लिए ऑटोमेटेड एयर डिफेंस कंट्रोल एंड रिपोर्टिंग सिस्टम है, प्रोजेक्ट आकाश तीर, ठीक है। क्या है, प्रोजेक्ट आकाश तीर। तो ये इसको डेवलप करने के लिए BEL के साथ में एग्रीमेंट हुआ है, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड के साथ, ठीक है। तो आकाश तीर है ये, आप देख रहे हैं फोटोग्राफ भी, और ये सेंसर रडार है, पूरा नेटवर्क है जो कि अगर दुश्मन का कोई विमान आ रहा है, जेट, हेलीकॉप्टर, ड्रोन, कुछ भी अगर दिखेगा आसपास में तो ये तुरंत इंडियन आर्मी को बता देगा। उसका जो एयर डिफेंस सिस्टम है पूरा, उसको इन्फॉर्मेशन करता है, यूनिट को इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी और फिर जो जवान है वो तुरंत प्रतिक्रिया देंगे और उसको दुश्मन के जो भी चीज़ आ रही है उसको मार गिराएंगे। महत्वपूर्ण बात है ये कम दूरी के क्षेत्र के लिए, जैसे आप सीमा पर हैं और चूँकि सीमा पर हैं, बॉर्डर पे हैं, बॉर्डर के उस पार चूँकि बहुत नज़दीक है और वहाँ से अगर कुछ आ रहा है, हमला हो रहा है, तो उसका तुरंत ही पता लगाना है कम दूरी के लिए। तो ये है प्रोजेक्ट आकाश तीर। तो ये आपके एग्जामिनेशन में पूछा जा सकता है कि आकाश तीर क्या है, इसके बारे में आप बताइए। तो जो मैंने बताया वो सब, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, अगला क्या है, अगला है 412 करोड़ रुपए के नेवी के लिए सारंग इलेक्ट्रॉनिक सपोर्ट मेजर सिस्टम। ये खरीद हो रही है और किससे खरीद हो रही है, BEL से, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड से। तो ये क्या है, हेलीकॉप्टर में ये लगा हुआ है और ये इलेक्ट्रॉनिक सपोर्ट मेजर सिस्टम है और इससे युद्धक क्षमता जो है ना और बेहतर हो जाती है। अब आगे बढ़ते हैं, अगला है 9,100 करोड़ 9,100 करोड़ रुपए का एग्रीमेंट। और ये जो एग्रीमेंट है इसमें क्या हुआ है, आर्मी के लिए बेहतर आकाश वेपन सिस्टम प्रणाली और हथियारों का पता लगाने वाले 12 रडार, स्वाति कहेंगे इसे, तो उसको ये डेवलपमेंट किया जाना है, ठीक है। 12 रडार सिस्टम ये लिया जाएगा। अगला क्या है, अगला है 1,700 करोड़ रुपए का आर्मी के लिए ब्रह्मोस मिसाइल और नेक्स्ट जनरेशन मैरीटाइम मोबाइल कोस्टल बैटरी लॉन्ग रेंज। तो उसके लिए एग्रीमेंट साइन हुआ है डिफेंस मिनिस्ट्री और ब्रह्मोस एरोस्पेस प्राइवेट लिमिटेड के साथ में, ठीक है। तो ये सब चीज़ें मिलने जा रही हैं। इसके बाद क्या है, तो 19,600 करोड़ रुपए का है, ये बहुत बड़ी रकम है। तो ये इंडियन नेवी के लिए नेक्स्ट जनरेशन 11 ऑफशोर पेट्रोल वेसल यानी अप तटीय गश्ती जहाज, युद्धक जहाज, और इसके अलावा 6 मिसाइल वेसल्स। इन जहाज़ों के निर्माण के लिए कॉन्ट्रैक्ट दिया गया है किसको, गोवा शिपयार्ड लिमिटेड और गार्डन रिच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियरिंग लिमिटेड कोलकाता, ठीक है। गोवा शिपयार्ड तो गोवा में है और गार्डन रिच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियरिंग वो कोलकाता में है। तो उसके साथ एग्रीमेंट हुआ है और इस तरह के कई सारे जहाज वो मिलेंगे, कितने, 11 + 6, ओके। अब आगे बढ़ते हैं, अगला है 1,700 करोड़ रुपए का और ये क्या है, नेवी के लिए 13 लाइनेक्स U2 फायर कंट्रोल सिस्टम और ये एग्रीमेंट हुआ है BEL के साथ यानी भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड के साथ। ये क्या है, ये देख रहे हैं आप, जो युद्धक जहाज है यानी जो नेवी का जो जहाज है उस पर ये लगा रहता है और ये क्या है, ये एक नेवल गन फायर कंट्रोल सिस्टम है। इसके जरिए क्या होता है, सटीकता तय की जाती है, जहाँ भी हमला करना है तो एकदम सटीक हमला कैसे हो पाए, तो ये बताता है और इसी के जरिए ये सब कुछ होता है, ठीक है। तो ये सब इम्पॉर्टेंट एग्रीमेंट्स हुए हैं और वो कितने के हैं, 37,500 करोड़ रुपए के हैं।
37,500 करोड़ रुपए के हैं और अलग अलग एग्रीमेंट साइन किए गए हैं। तो जो भी एग्रीमेंट है ना, उन सब का पूरा मैंने डिटेल इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। जो भी मैं बोल रहा हूँ उसका PDF अवेलेबल है, हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में, तो डाउनलोड कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन चेक कर लेना और आगे बढ़ते हैं हम आप। ओके, तो अगला क्वेश्चन लेते हैं। उससे पहले आपको बता दूं कि मेंबरशिप प्लान है, बहुत मामूली सी रकम है 1 ईयर का। इसके जरिए क्या मिलता है आपको, करंट अफेयर्स का PDF मिलता है, पिछले साल के भी, 1 साल के और अगले 1 साल तक। मतलब आज आप मेंबरशिप लेते हैं तो अगले 1 साल तक। और इसमें PDF मिलता है करंट अफेयर्स का, वीकली, मंथली, क्वार्टरली। और उस PDF में कई तरीके के होते हैं कंटेंट, जैसे 1 लाइनर हुआ, MCQ हुआ, MCQ विद नोट्स हुआ। और ख़ास बात है कि उन सब क्वेश्चन के साथ वीडियो का लिंक भी होता है। तो जैसे आप पढ़ रहे हैं और उसका डिटेल समझना है और बेहतर ढंग से, वैसे तो लिखा हुआ है, तो आप उस PDF पर जो लिंक दिया हुआ है उस पर क्लिक करेंगे और वो ओपन हो जाएगा वो वीडियो। तो जैसे मैं बताता हूँ ये सब आपको कंटेंट वहाँ पर मिल जाएगा, जो भी कंटेंट हैं उस सब के। और क्या है मेंबरशिप में, इसमें साथ में मॉक टेस्ट, करंट अफेयर्स का वीकली, मंथली। इसके अलावा टेस्ट सीरीज़ है तमाम एग्जामिनेशंस के लिए, जो आप एग्जामिनेशन देने जा रहे हैं उन सब के, ठीक है। और मेंबरशिप अगर लेते हैं और अगर आपको डिमांड होती है कि हमें इसका भी खास एग्जामिनेशन का टेस्ट सीरीज चाहिए, तो फिर वो भी अवेलेबल करा दिया जाता है। और बुक्स पे डिस्काउंट मिलता है, तो डिस्क्रिप्शन चेक कर लेना, आपके एग्जामिनेशन में बहुत काम आएगा। तो अगला क्वेश्चन होगा, अर्नट कैपिटल के पासपोर्ट इंडेक्स 2023 में भारत की व्यक्तिगत पासपोर्ट रैंकिंग बताइए। क्या है रैंकिंग? आंसर होगा 144, 144, ठीक है। और न्यूज़ आप देख रहे हैं, यहाँ पर आप ध्यान रखिएगा कि ये ग्लोबल पासपोर्ट पावर इंडेक्स है, ठीक है। और जो एक और पावर इंडेक्स होता है, पासपोर्ट इंडेक्स होता है हेनली पासपोर्ट इंडेक्स, तो दोनों अलग अलग है, ठीक है। हेनली पासपोर्ट इंडेक्स का जो फर्स्ट क्वार्टर है जनवरी 2023 में जो आया था, रिपोर्ट आई थी, उसमें 85 रैंक था इंडिया का, ठीक है। लेकिन ये वाला जो है वो अर्नट कैपिटल का है और इसमें इंडिया का जो व्यक्तिगत स्थान है वो 144 है, व्यक्तिगत पासपोर्ट इंडेक्स, ओके। हालांकि अगर हम ग्लोबल पावर रैंक की बात करेंगे तो उस मामले में इंडिया का स्थान 71 है और भारत के जो मोबिलिटी स्कोर है वो 73 से गिरकर 70 हो गया। तो इस रैंकिंग के अनुसार भारत की जो रैंकिंग जो गिरी है 144 पे चली आई है, उसकी बड़ी वजह है यूरोपीय संघ की एक नीति, पॉलिसी। और उस पॉलिसी की वजह से सर्बिया जैसे कुछ देश हैं वहाँ पर भारतीय नागरिक बिना वीज़ा के वहाँ जा सकते थे, 1 महीने रह सकते थे। तो वहाँ अब कानून ये हो गया है कि वीज़ा लेना होगा, तो एक देश कम हो गया। तो इस वजह से रैंकिंग थोड़ी सी इंडिया की गड़बड़ हो गई और 144 पे हम लोग चले आए, ठीक है। तो व्यक्तिगत पासपोर्ट पावर इंडेक्स, उसमें अगर हम बात करेंगे नंबर 1 UAE है, यूनाइटेड अरब अमीरात, सेकंड पे स्वीडन है, थर्ड पे जर्मनी, फोर्थ फिनलैंड है और फिफ्थ पे लग्जमबर्ग है, ओके। और इंडिया का क्या स्थान है 144। और अब बात कर लें ग्लोबल पासपोर्ट पावर इंडेक्स, मतलब 2 तरीके का इसमें रैंकिंग दी हुई है, एक है व्यक्तिगत यानी पर्सनल पासपोर्ट इंडेक्स और एक है ग्लोबल पासपोर्ट इंडेक्स। और इसमें इंडिया का स्थान है 71 रैंक, ओके। और नंबर 1 है ग्लोबल पासपोर्ट पावर इंडेक्स में UAE, सेकंड पे है स्वीडन, जर्मनी, फिनलैंड, लग्जमबर्ग, फ्रांस, स्पेन, इटली, नीदरलैंड, ऑस्ट्रिया, स्विट्ज़रलैंड, दक्षिण कोरिया, ठीक है। और बाकी तीसरा आप देख रहे हैं। तो ये पासपोर्ट इंडेक्स एक अलग तरह का है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, देश के पहले अर्बन ट्रांसपोर्ट रोपवे का निर्माण किस शहर में शुरू हुआ जिसका शिलान्यास प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने किया? आंसर होगा इसका क्या, वाराणसी, ठीक है, वाराणसी में हुआ है। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने अभी हाल ही में दुनिया के तीसरे और भारत के पहले अर्बन पब्लिक ट्रांसपोर्ट रोपवे उसका शिलान्यास किया है। देखिए ऐसे रोपवे तो कई जगह हैं देश भर में, दुनिया भर में, भारत में कई जगह पहाड़ों पर आप अक्सर देखेंगे, लेकिन पब्लिक ट्रांसपोर्ट के लिए वो इस्तेमाल नहीं होता है, ठीक है। इंडिया में पब्लिक ट्रांसपोर्ट का मतलब कि आपको अपने घर से कुछ दूर पर जाना है तो उसके लिए रोपवे हो, तो ऐसा नहीं है। तो ये पहला ऐसा इंडिया का अर्बन पब्लिक ट्रांसपोर्ट रोपवे उसका शिलान्यास किया गया है। और प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने शिलान्यास करते हुए कहा कि बनारस का जो जाम है तो उससे बचने के लिए ये रोपवे शानदार चीज़ होगा।
और ये बनारस कैंट रेलवे स्टेशन से काशी विश्वनाथ कॉरिडोर के बीच में ये चलेगा। ठीक है, तो इसका जो एक एनिमेशन वीडियो है जो प्राइम मिनिस्टर ऑफिस ने जारी किया हुआ है, तो वो आप देख रहे हैं। ठीक है, इस तरीके से ये रोपवे चलेगा और इसकी लंबाई है 3.8 किलोमीटर। कहाँ से कहाँ तक? वाराणसी कैंट से लेकर काशी विश्वनाथ मंदिर तक। लागत कितनी आएगी इसकी? तो 644.49 करोड़ रुपए। और सड़क से ऊंचाई कितनी होगी, कितने ऊंचाई पे ये रोपवे चलेगा? तो 50 मीटर यानी 164 फीट की ऊंचाई पर। और निर्माण में कितना समय लगेगा? 2 साल का वक्त लगेगा। और कौन कौन निर्माण कर रहा है? तो इसमें इंडिया का है NHLPL और स्विट्जरलैंड की कंपनी है बर्थोलेट। तो ये दोनों मिलकर इसका निर्माण कर रहे हैं। ठीक है, महत्वपूर्ण बात यह है कि ये केबल कार होगा और उसमें 10 पैसेंजर सवार हो सकेंगे और हर 1.5 से 2 मिनट पर यात्रियों के लिए ट्रॉली उपलब्ध रहेगी। और एक दिशा में 1 घंटे में 3000 लोग यात्रा कर सकेंगे, यानी 6000 लोग इधर उधर दोनों तरफ से 1 घंटे में आ जा सकेंगे। ठीक है, अब अगर सवाल हो कि दुनिया में ऐसा कौन से देश है जहाँ पर अर्बन ट्रांसपोर्ट रोपवे जो है वहाँ, तो पहला है बोलिविया का लपाज और दूसरा है मैक्सिको में। तो वहाँ पर अर्बन ट्रांसपोर्ट के लिए रोपवे का इस्तेमाल किया जाता है। ओके, तो ये उत्तर प्रदेश में है वाराणसी और वहाँ के मुख्यमंत्री कौन है? योगी आदित्यनाथ। गवर्नर आनंदीबेन पटेल और राजधानी है लखनऊ। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, राजस्थान दिवस कब मनाया जाता है? मुझे लगता है सबको पता ही होगा। आंसर है 30 मार्च को। ठीक है, 30 मार्च को मनाया जाता है राजस्थान दिवस। क्यों मनाया जाता है? इसका गठन से रिलेटेड ये मामला है। आपको बताऊं कि सरदार वल्लभ भाई पटेल, तो उन्होंने 14 जनवरी 1949 यानी 14 जनवरी 1949 को उदयपुर में एक सार्वजनिक सभा में ये कहा था कि जो तमाम रियासत है उसका विलय हो रहा है। ठीक है, और उस घोषणा को अमल करते हुए जयपुर में 30 मार्च 1949 को एक समारोह आयोजित किया गया था और उसमें वृहद राजस्थान का उद्घाटन किया गया था। मतलब उसी दिन 30 मार्च 1949 को तो राजस्थान का उद्घाटन हुआ, तो राजस्थान अस्तित्व में आया था। तो इसलिए हर साल 30 मार्च को राजस्थान दिवस मनाया जाता है। ठीक है, राजस्थान की बात कर रहे हैं। चीफ मिनिस्टर अशोक गहलोत हैं, गवर्नर हैं कलराज मिश्र। टोटल कितने जिले हैं यहाँ पर? 50। अगला क्वेश्चन, G20 चीफ साइंटिफिक एडवाइज़र राउंड टेबल, उसकी पहली बैठक किस शहर में हुई है? आंसर होगा रामनगर। ये कहाँ है? उत्तराखंड में। ठीक है, ये जो मीटिंग हुई उसमें केंद्र सरकार के जो चीफ साइंटिफिक ऑफिसर हैं अजय कुमार सूद, ये नाम आपको ध्यान में रखना है। कौन है चीफ साइंटिफिक ऑफिसर केंद्र सरकार के? तो वो हैं अजय कुमार सूद। तो उन्होंने इस मीटिंग की अध्यक्षता की और इसमें यही हुआ, कोविड-19 महामारी से सबक लेने के लिए और भविष्य में जो भी तैयारी हो सकती है उसको लेकर बातचीत हुई है। तो आपको पता ही है कि भारत G20 का अध्यक्ष है। ओके, और टैगलाइन क्या है G20 समिट का? वसुधैव कुटुंबकम, यानी 1 अर्थ 1 फैमिली 1 फ्यूचर। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, G20 व्यापार और निवेश कार्य समूह की पहली बैठक किस शहर में आयोजित हुई है? आंसर होगा मुंबई में। ठीक है, ये ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट वर्किंग ग्रुप की मीटिंग हुई है। कब से कब तक? तो 28 से 30 मार्च को मुंबई में। और केंद्रीय वाणिज्यिक सचिव हैं सुनील वर्धवाल, तो उन्होंने इसकी मेजबानी की, मतलब उन्होंने अध्यक्षता की इस मीटिंग की। ओके, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, वन वर्ल्ड टीबी समिट, उसका आयोजन किस शहर में मार्च 2023 में हुआ है? किस शहर में? आंसर होगा वाराणसी। ठीक है, वाराणसी में आयोजित किया गया। कब? विश्व टीबी दिवस पर 24 मार्च को। तो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने इसका उद्घाटन किया और इसमें 40 देशों के 200 से ज़्यादा प्रतिनिधि शामिल हुए थे। ठीक है, और इस साल का जो वर्ल्ड टीबी डे की थीम थी वो क्या थी? यस, वी कैन एंड टीबी। ओके, तो उसी लगभग थीम पर ये आयोजन किया गया था। और प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने ये कहा कि जहां पूरी दुनिया ने सेट किया हुआ है कि 2030 तक टीबी को मुक्त करेंगे, वहीं भारत ने 2025 को टारगेट बनाया हुआ है। ठीक है, हालांकि इसके बारे में मैंने
थीम वगैरह के बारे में मैंने पहले ही चर्चा कर दी थी 24 मार्च के ही करंट अफेयर्स वीडियो में। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं। बिहार खादी हस्तशिल्प और हैंडलूम का ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया है, कौन है? आंसर होगा मैथिली ठाकुर। मैथिली ठाकुर कौन है? लोक गायिका हैं और उभरती हुई युवा कलाकार हैं। तो बिहार राज्य खादी ग्रामोद्योग बोर्ड ने अभी हाल ही में उनको ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया। अब वो बिहार में और देश भर में, दुनिया में खादी को लेकर प्रचार करेंगे, उसके बारे में बताएंगे। ठीक है, बिहार की बात हो रही है। मुख्यमंत्री कौन है? नीतीश कुमार। गवर्नर कौन है? राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर। अगला क्वेश्चन लेते हैं। एसोचैम यानी भारतीय वाणिज्यिक और उद्योग संघ, तो उसके नए अध्यक्ष कौन बन गए हैं? आंसर होगा अजय सिंह। अजय सिंह कौन है? स्पाइस जेट के सीईओ हैं। ठीक है, अजय सिंह, तो उनको ही ये बनाया गया है एसोचैम का नया प्रेसिडेंट। ठीक है, महत्वपूर्ण बात। फोटोग्राफ ये रहा। तो दोस्तों ये था महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स। और हाँ, आप में से कई लोग मंथली भी मांग रहे थे वीडियो, तो वो भी आएगा और जल्द ही वो आपको पेश हो जाएगा। जो मंथली करंट अफेयर्स है वो ओके, मंडे को आपको पूरे मार्च का करंट अफेयर्स मंथली मिल जाएगा। ठीक है, तो देखते रहिए वीडियो, कल भी देखिएगा सुबह 7 बजे। कोशिश होगी कि मॉर्निंग को जल्दी वीडियो आ जाए। ओके, कैसा लगा कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं आप। शेयर कर दीजिए तमाम मित्रों को, अच्छा लगेगा मुझे। और कोई भी बात हो तो कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। और हम लोग का जो व्हाट्सएप हेल्पलाइन है वहाँ भी आप सलाह वगैरह ले सकते हैं। कोई दिक्कत हो मेंबरशिप में या फिर आपकी अपनी पढ़ाई लिखाई में, तो वो भी आप वहाँ लिख सकते हैं। हमारी टीम है वो हमें इन्फॉर्म कर देती है और ज़रूरत पड़ने पर मैं खुद भी जवाब देता हूँ वहाँ पर। ओके, बाय।